नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं जीटीसी न्यूज। वक्त तो चला है प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज की हरियाणा की 10 बड़ी खबरों से। हैपनिंग हरियाणा के लिए मुंबई पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। 66,000 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर, 40,000 रोजगार की उम्मीद। सीएम सैनी का बड़ा दावा, हरियाणा बनेगा नंबर 1 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी। फरीदाबाद में जन संवाद हेल्पलाइन शुरू, घर बैठे दर्ज होगी शिकायत। टोल फ्री नंबर पर शिकायत करवाएं दर्ज, समाधान की होगी पहल। जेल से बाहर आया राम रहीम, 21 दिन की पैरोल के दौरान सिरसा डेरा सच्चा सौदा आश्रम में रहेगा राम रहीम, अनुयायियों में उत्साह। राम रहीम की 21 दिन की फरलो पर अंशुल छत्रपति ने उठाए सवाल, बोले बार बार पैरोल फरलो क्यों। राम रहीम को अंशुल छत्रपति ने बताया आदतन अपराधी। राम रहीम की फरलू पर कानून व्यवस्था पर भी उठाए सवाल। बेटे के यौन शोषण के आरोप में मां गिरफ्तार, कौसली पुलिस ने आरोपी मां को दबोचा। नाबालिग बेटे के शोषण का सनसनीखेज आरोप, पिता की शिकायत पर मां गिरफ्तार, वीडियो सामने आने पर हुआ खुलासा। फरीदाबाद में कोर्ट मैरिज से भड़के लड़की के परिजन, युवक के परिवार पर लाठी डंडों से हमला, 3 महिलाओं समेत 7 घायल। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। रेवाड़ी में डबल मर्डर मामूली विवाद बना खूनी रंजिश, गोकुलपुर के पास 2 युवकों की हत्या का खुलासा। डबल मर्डर केस में 4 आरोपी गिरफ्तार, कार हटाने को लेकर शुरू हुआ था विवाद। अंबाला में सजा राखी का बाजार, खरीदारी को उमड़ी भीड़, दूसरे राज्यों से पहुंच रहे ग्राहक। रंग बिरंगी राखियों से सजा अंबाला छावनी का बाजार। करनाल में रोड समाज की महापंचायत, हर्ष एनकाउंटर पर सेक्टर 12 में धरना। सीबीआई जांच की मांग पर अड़ा समाज, दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग। और हरियाणा में बारिश से बिगड़े हालात, सोनीपत में जल भराव। गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी, ऑनलाइन होंगी क्लासेस। गुरुग्राम के कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी, वाहन बुरी तरह फंसे। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में बड़े निवेश को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुंबई में बड़ा ऐलान किया है। हैपनिंग हरियाणा के तहत विभिन्न कंपनियों के साथ 66,000 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा का लक्ष्य प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाना है। मुंबई दौरे के दौरान सीएम सैनी ने उद्योगपतियों, निवेशकों और विभिन्न देशों के महावाणिज्य दूतों से मुलाकात की। उन्होंने निवेशकों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि सरकार सिर्फ फाइल आगे बढ़ाने में नहीं बल्कि प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाने में विश्वास रखती है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा में निवेशकों को मिलने वाली जमीन, प्रोत्साहन मंजूरियों के साथ साथ नीतिगत स्थिरता और तेज प्रक्रिया जैसी सुविधाओं का भी जिक्र किया। हरियाणा ने हैपनिंग हरियाणा के जरिए 1.10 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा। वहीं गोदरेज इंडस्ट्री ग्रुप ने हरियाणा में करीब 20,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना का ऐलान किया। इस निवेश से करीब 40,000 रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। मुंबई में सीएम नायब सिंह सैनी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की। अब नज़र अगले साल होने वाले हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल समिट 2027 पर है, जहां हरियाणा को बड़े निवेश का केंद्र बनाने की सरकार की कोशिश होगी। सुबह से 20 से अधिक कंपनियों के प्रतिनिधियों ने निवेश के विषय में सुबह सुबह ब्रेकफास्ट पर राउंड टेबल चर्चा की है। इसके बाद हरियाणा में निवेश के लिए हमने विभिन्न कंपनियों के साथ 66,870 करोड़ रुपए के एमओयू साइन भी किए हैं। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में लगभग 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए एमओयू साइन हुए हैं। डाटा सेंटर क्षेत्र के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए के, जीसीसी क्षेत्र में लगभग 8200 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में लगभग 7,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए गए हैं। हमने निवेशकों को हरियाणा में सकारात्मक माहौल प्रदान करने की दिशा में 5 गारंटियाँ दी हैं। हमारी सरकार फाइल मूवमेंट पर नहीं बल्कि प्रोजेक्ट मूवमेंट पर विश्वास करती है।
मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेजी से विश्व की प्रमुख आर्थिक शक्तियों में अपनी स्थिति को गति से मजबूत कर रहा है। हमें खुशी है इस दिशा में हरियाणा विकसित भारत बनाने के महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसके लिए हरियाणा एक विकसित भारत का एक ग्रोथ इंजन के रूप में आगे बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप हरियाणा ने भी हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार किया है। हरियाणा सरकार विकसित हरियाणा बनाने के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर के प्रदेश को विकास के केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। फरीदाबाद में जन समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने एक नई पहल की है। मंत्री ने फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के लिए जनसंवाद हेल्पलाइन का शुभारंभ किया। अब क्षेत्रवासी घर बैठे अपनी शिकायतें और सुझाव सीधे मंत्री तक पहुंचा सकेंगे। सेक्टर 16 स्थित कार्यालय में हेल्पलाइन की शुरुआत करते हुए विपुल गोयल ने बताया कि टोल फ्री नंबर पर वार्ड नंबर के साथ अपनी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। इसके बाद संबंधित विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर शिकायत के समाधान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। मंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों को छोटी बड़ी समस्याओं के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत देना है। जनसंवाद हेल्पलाइन के जरिए जनता और जनप्रतिनिधि के बीच सीधा संवाद मजबूत होगा और लोगों को काफी राहत मिलेगी। मित्रों, एक बात की सुविधा के लिए, जनता से जुड़ने के लिए और जनता को ईज करने के लिए एक और कदम आज हमने उठाने का काम किया है कि फरीदाबाद विधानसभा के जो लोग हैं अपनी समस्याओं को घर बैठे दिन हो रात हो, खाना खाते वक्त, काम करते वक्त, अपने ऑफिस से, अपने घर से किस तरीके से हमें अपडेट करा सकते हैं, उसके लिए विपुल गोयल ऐप का आज यहाँ से विधिवत लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। और इस लॉन्च के तहत एक जिस तरीके की भी जो समस्याएं हैं, इस हेल्पलाइन का उद्देश्य ये है कि अपने नगर निगम से रिलेटेड समस्याएं, बिजली से रिलेटेड समस्याएं और भी अन्य कोई सुझाव वो सभी हमें दे सकते हैं और हर फरीदाबाद के हर नागरिक को की समस्या को सुनना और उसका समाधान करना इस ऐप के माध्यम से हमारा संकल्प है। और जनता और प्रशासन के बीच की दूरी को कम किया जाए, हर शिकायत पर पारदर्शी तरीके से हम उसका निवारण कर सकें और एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो सके। ये नहीं कि हमने कंप्लेंट करी, उसके पास रिकॉर्ड उसके पास भी होगा, रिकॉर्ड हमारे पास भी होगा। 2 वे रिकॉर्ड सिस्टम होगा जिससे कि ये ऐप काम करेगी और जनता के बीच हमारा उत्तरदायित्व बढ़ेगा, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी कि उन्होंने अपनी समस्या को नोट कराया और कितने दिन के अंदर निवारण होगा। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को 21 दिन की फरलो मिलने के बाद एक बार फिर उनकी रिहाई को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे राम रहीम को फरलो दिए जाने पर पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने प्रदेश सरकार और कानून की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। अंशुल छत्रपति ने आरोप लगाया कि राम रहीम को बार बार पैरोल और फरलो का लाभ क्यों मिल रहा और सरकार इस मामले में किस आधार पर फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि राम रहीम गंभीर आपराधिक मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है, ऐसे में उसकी बार बार रिहाई को लेकर पारदर्शिता जरूरी है। अंशुल ने कहा कि कानून सभी के लिए समान होना चाहिए और किसी प्रभावशाली व्यक्ति के लिए अलग नियम नहीं होने चाहिए। उन्होंने सरकार और प्रशासन से राम रहीम को फरलो देने के आधार पर पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने अदालत से भी इस मामले को संज्ञान लेने की अपील की और कहा कि यह केवल 21 दिन की फरलो का मुद्दा नहीं बल्कि कानून, न्याय और पीड़ितों के अधिकारों से जुड़ा सवाल है। देखिए, पैरोल और फरलो का जो सवाल हर बार आता है, मेरे सामने आता है, तो मैं ये कहूँगा कि ये सवाल मेरी बजाय बेहतर होगा कि ये सरकारी तंत्र से, सरकारी सिस्टम से किया जाए। मीडिया पूछे जा कर के, सूबे के मुखिया से पूछे, उस सरकारी सिस्टम से पूछे जिसके मुंह पर हर बार तमाचा मारा जाता है गुरमीत राम रहीम द्वारा, जो एक
आदतन अपराधी मैं कहूँगा, जिसने जो रेप के मामलों में, जिसके खिलाफ मर्डर के जो मामले अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं, और जो साधुओं को नपुंसक बनाए जाने का मामला सीबीआई की अदालत में विचाराधीन है, अगर ऐसा व्यक्ति भी जो है वो बार बार पैरोल और फरलो का हकदार है, जो कि हैबिचुअल ऑफेंडर है, जिसने कई ऑफेंस किए हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम के लिए बड़ा मजाक है और शर्म की बात है। और दूसरा सवाल आकर जाकर के कीजिए हमारे जुडिशियल सिस्टम से, जिनके सामने, जिनके नाक के नीचे हर बार झूठ बोला जाता है हमारे सरकारी तंत्र द्वारा। हमारे सूबे के मुखिया ये झूठ फैला रहे थे कि ये जुडिशरी का किया धरा है, जुडिशरी हर बार उसको पैरोल देती है, न्यायपालिका का इसमें वो है, आदेश है, हमारा इसमें कुछ नहीं है। तो इस तरीके का जो भ्रम और झूठ फैलाया जाता है, ये सवाल कहीं ना कहीं हमारी न्यायपालिका के लिए भी बनता है, क्योंकि इस पैरोल और फरलों के इस मामले में हमारी न्यायपालिका का कहीं भी कोई इंटरवेंशन नहीं है किसी तरीके का। ये बिल्कुल सरकारी मशीनरी, सरकारी सिस्टम तय कर रहा है, और हर बार उसको जिस तरीके से पैरोल और फरलों पर छोड़ा जाता है, तो ये कहीं ना कहीं न्यायपालिका के लिए भी मजाक बनता जा रहा है, और न्यायपालिका को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। हरियाणा में बारिश ने एक बार फिर जनजीवन की रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया। मंगलवार सुबह हुई बारिश से सोनीपत के कई इलाकों में जलभराव हो गया, जबकि गुरुग्राम में हालात को देखते हुए प्रशासन ने कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की है। स्कूल कॉलेजों में भी ऑनलाइन क्लासेस चलाने के निर्देश दिए गए। गुरुग्राम में बीते सोमवार को हुई तेज बारिश के बाद कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। राजीव चौक, सुभाष चौक, हीरो होंडा चौक, NH48 और सुहाना रोड समेत कई जगहों पर वाहन पानी में फंस गए। वहीं राजीव चौक पर करीब 9 घंटे तक जाम लगा रहा, जिसमें स्कूल बसों के साथ एम्बुलेंस भी फंसी रही और लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर अंबाला के बाजार पूरी तरह से सज चुके हैं। रंग बिरंगी और आकर्षक राखियों से बाजार गुलजार है और खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ लगातार उमड़ रही है। अंबाला छावनी का राखी बाजार खास तौर पर ग्राहकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों से लोग राखियाँ खरीदने पहुँच रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक रक्षाबंधन नज़दीक आते ही राखियों की मांग तेजी से बढ़ जाती है। बच्चों से लेकर युवाओं और महिलाओं के लिए अलग अलग डिज़ाइन और वैरायटी की राखियां बाजार में उपलब्ध हैं। खास बात यह है कि अंबाला में तैयार होने वाली राखियों की मांग देश के साथ साथ विदेशों में भी है। स्थानीय कारोबारियों का कहना है कि लोकल के लिए वोकल के विजन से उन्हें प्रोत्साहन मिल रहा। वहीं दूसरे राज्यों से राखी खरीदने पहुंचे ग्राहकों का कहना है कि अंबाला में राखियों की अच्छी वैरायटी और आकर्षक डिज़ाइन आसानी से मिल जाते हैं। इसी वजह से हर साल बड़ी संख्या में लोग यहां खरीदारी करने पहुंचते हैं। हमारे राखी के अंदर ऐसे मतलब कि हज़ारों आइटम्स हैं जो हमारे पास यूनिक आइटम्स आती हैं, जैसे कि भैया भाभी की आइटमें होगी, पेयर होंगी, धागे के अंदर आइटमें होंगी, बहुत हज़ारों आइटम्स हैं। हमारा मतलब काम मतलब कि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर काम करते हैं हम, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सारी जगह हमारी राखी जाती है। खास यही है बहन भाई का प्यार है, धागे का बहुत श्रद्धा है इसमें। जैसे भाई के रखड़ी बांधते हैं, हम बहुत श्रद्धा से बांधते हैं, उसमें बहुत विश्वास रखते हैं। भाई के पास हाँ जी जाते हैं, हमसे नहीं जाया जाता, कभी कभी भाई भी आ जाते हैं बंधवाने के लिए। जो इस वक्त एक बड़ी खबर वहां से सामने आ रही है। कोसली थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग बेटे के यौन शोषण के आरोप में उसकी मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक शिकायत नाबालिग के पिता ने दी थी और आरोप है कि महिला नाबालिग को नशीली दवाइयां देकर उसका यौन शोषण करती थी। बेटे द्वारा पिता को घटना की जानकारी देने और वीडियो दिखाने के बाद मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद महिला घर से फरार हो गई थी। पुलिस ने तलाश करते हुए उसे गुरुग्राम स्थित किराए के मकान से गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच लगातार की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सेक्स रैकेट का काम करते थे और वहाँ पे हनी टैप वीडियो की काफ़ी इनकी बड़ी गैंग है, जिसमें बलवंत और जितेंद्र और गौरव यादव को भी फंसाया गया है नोएडा से, और अन्य व्यक्ति और भी फंसाए गए हैं, जिनका मेरे पास सबूत और FIR नंबर है 2019, 2018 में भी, और 2012 और 2013 में भी इसने काफ़ी जगह ऐसे ऐड करे हैं। और एक 2015-16 में गुड़गांव ऐड
मेडिकल, उसका नाम दीपक और टांग गोट से था वो, उसके साथ भी ऐसे ही घटना करी है ये एम्स मंगलापुर में। और कई बार इसने जहर खाया झूठा, जिसमें पॉइजन नहीं होता था, नींद की गोलियां होती थी, उसको डरा धमका के ये अपने शिकार से उनसे हनी टैप करके पैसे डरा धमका के लेती थी। दिनांक 22/8 को एक स्थानीय व्यक्ति ने शिकायत दी कि एक महिला नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म करती है, जिसकी मजबून दरखास्त पे और तस्दीक पे सच्चाई पाई जाने पर अभियोग दर्ज करके महिला को गिरफ्तार किया गया। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से पति की हत्या का बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। पिहोवा रोड स्थित राज पैलेस के पास एक मकान में 40 वर्षीय राजेश की उसकी पत्नी विमला देवी ने कथित तौर पर चाकू से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक वारदात में छोटे बड़े 3 चाकू का इस्तेमाल किया गया। पुलिस के अनुसार हत्या के बाद मृतक के शरीर से अंग निकालने की बात भी सामने आई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 चाकू को बरामद किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं मकान मालिक का दावा है कि उसने महिला को मृतक के शरीर से बाहर निकली आंतों को एक बैग में रखते हुए देखा था। बताया जा रहा है कि शोर सुनकर मकान मालिक छत पर पहुंचा तो राजेश खून से लथपथ पड़ा था। महिला को देखकर वह घबरा गई और छत से नीचे कूद गई, जिससे उसे चोटें आई हैं। फिलहाल महिला पुलिस हिरासत में और अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज चल रहा है। जिस तरीके से उसने मर्डर किया हुआ है और मर्डर के बाद उसने अंगों को एक पॉलीथीन में डाला हुआ है, तो इससे थोड़ा कयास लगाया जा सकता है कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई और मंशा है। और अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है और इसके इस एंगल से जांच की जाएगी कि इसने मर्डर करने के बाद उन अंगों को पॉलीथीन में क्यों डाला। भाई यदि उसको मर्डर करना था तो मर्डर तो उसने कर ही दिया था, मर्डर करने के बाद अंगों को पॉलीथीन में डालना ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है और इसके ऊपर गहनता से जांच की जाएगी और जैसे भी फैक्ट इसके सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद की एनआईटी क्षेत्र की संजय कॉलोनी से कोर्ट मैरिज के बाद एक विवाद का मामला सामने आया। आरोप है कि शादी से नाराज युवती के परिजन युवक के घर पहुंचे और वहां लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी। इस घटना में युवक के परिवार के करीब 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मारपीट की पूरी वारदात घर में लगे कैमरे में भी कैद हुई, जिसका वीडियो सामने आया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि कोर्ट मैरिज के बाद से ही दोनों परिवारों के बीच विवाद चल रहा था और उसी के चलते उनके घर पर हमला किया गया। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, तो वहीं पुलिस ने पीड़ित परिवार के कहने पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई दर्ज कर ली है। पुलिस ने शिकायत और सामने आए वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हमारे दोस्त है रोहतास, तो उनकी क्या नाम है जो हमारा भाई है रोहतास का, वो 19 तारीख को कोई लड़की लेके भागा। लड़की के परिजन हमारे पास आए, कोर्ट मैरिज कर ली उन्होंने। लड़की के परिजन आए कि हमारी लड़की ला के दो। हमने उनसे कहा कि अगर आपको कहीं मिल जाती है लड़के को भी मारो लड़की को भी मारो, लेकिन वो नहीं माने। फिर घर पे 10-5 बंदे लेके आए मारने के लिए। फिर उन्होंने रात को हमला करा, रात को चोट चाट लगी, हमने उन्हें कितने लोगों को चोट आई है जी? ये चोट तकरीबन 12 लोगों को आई है। एक बात बताइए, आप मुस्लिम धर्म से हो क्या? वो भी मुस्लिम है या वो दूसरे? नहीं, वो नहीं, वो भी हिंदू है और ये चोट लगने वाले भी हिंदू है। वो भी हिंदू है। अच्छा, आप इनके दोस्त जी? मामला एक पक्ष की लड़की चली गई है जी और इनका जो लड़का लेके गया है, तो उसी के प्रति इनका विवाद होगा कि भाई हमारी लड़की को बुलाया जाए। लड़का लड़की आ नहीं रहे हैं, ठीक है, उसके प्रति इनकी लड़ाई हो गई है दोनों पक्षों में और चोट लगी है। तो खूब लाठी डंडा चले हैं, पुलिस को शिकायत। लड़के वाले पक्ष को मारा गया है। कितने लोग घायल हैं सर? 7-8 घायल हैं। 7-8 घायल हैं। तो किस तरह से उपचार चल रहा है, क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है? मेडिकल कराया जा रहा है, ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। उसके बाद में इनके बयान के ऊपर FIR लॉन्च होगी। रेवाड़ी में मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया और देखते ही देखते मामला डबल मर्डर तक पहुंच गया। 21 अगस्त को गांव गोकुलपुर के पास 2 युवकों की हत्या की गई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि डाक कावड़ की तैयारी के दौरान गली में खड़ी कार हटाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जो बाद में रंजिश में बदल गया। बताया जा रहा है कि जतिन, हिमेश और उनका साथी यशपाल बाइक से जा रहे थे, तभी कार सवार आरोपी ने उनका पीछा कर बाइक को टक्कर मार दी और उन पर हमला कर दिया। इस हमले में जतिन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हिमेश ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। यशपाल घायल हुआ था। डबल मर्डर मामले में पुलिस ने अब 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी सुरेंद्र के मुताबिक पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी और करीब दर्जन भर लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है।
मामले में पुलिस पूछताछ और आगे की कार्रवाई कर रही है ताकि सभी पहलुओं को जोड़कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। इस मुकदमे में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मैं बताना चाहूँगा जो अब तक अरेस्ट हुए हैं, एक तो तरुण उर्फ टिक्का है जो गुडानी का रहने वाला है, एक गौरव है जो जड़थल का रहने वाला है, एक पवित्र है जो ये भी जड़थल का रहने वाला है, एक मंजीत है जो सलारपुर कुसखेड़ा का रहने वाला है। इन 4 लोगों को गिरफ्तार करके और इनका आज रिमांड लिया जाएगा और उसमें और ज़्यादा गहनता से पूछताछ की जाएगी कि मेन इनकी वजह क्या थी, किस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया और बाकी इसमें कौन कौन सम्मिलित थे उनके बारे में भी पता किया जाएगा। कुरुक्षेत्र के गांव किरमच के पास नहर से करीब 50 वर्षीय अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर गोताखोर प्रगट सिंह मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद शव को नहर से बाहर निकालकर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गोताखोर के मुताबिक महिला आसपास के इलाके की रहने वाली हो सकती है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। सर, आखिरी उम्मीद फाउंडेशन गोताखोर प्रगट सिंह सालों से इंसानियत की फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा निभाती आ रही है और आज हमारे पास एक बटेड़ा हेड से मैसेज मिला था कि बटेड़ा हेड के जो गेट हैं इसके आगे एक महिला का शव देखा गया। उसके बाद मौके पर पहुंचे हैं और उसके बाद आते ही तुरंत SHO KU को जानकारी दी और महज 10 मिनट में थाना से ऋषिपाल जी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच चुके हैं और शव के बारे में हम यही जानकारी है कि 55 से 60 साल के आसपास इनकी एज है। फरोजी कलर का सूट डाले हुए हैं और बॉडी की बात करें तो सिर्फ 1-2 घंटा पहले की ये बॉडी है क्योंकि पैरों में चप्पलें तक डाली हुई हैं। तो हो सकता है मिर्ज़ापुर, ज्योतिसर या 1-2 पुल पीछे की बात करें तो कहीं ना कहीं से उन्होंने सुसाइड आज ही सिर्फ 1-2 घंटा पहला किया और साथ ही साथ इनका शव तैर गया है। फिलहाल बटेड़ा हेड पर इनकी बॉडी मिली है तो आगे की जो कार्रवाई है पुलिस द्वारा लगातार जारी रहेगी। करनाल में हर्ष एनकाउंटर मामले को लेकर रोड समाज ने बड़ी महापंचायत की। धर्मशाला में समाज के लोग इकट्ठा हुए जिसमें बाद सेक्टर 12 में 2 घंटे तक सांकेतिक धरने का फैसला लिया गया। इसके बाद बड़ी संख्या में समाज के लोग प्रदर्शन करते हुए सेक्टर 12 पहुंचे और धरना दिया। प्रदर्शन के बाद अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया। रोड समाज की प्रमुख मांग है कि हर्ष एनकाउंटर की निष्पक्ष जाँच CBI से करवाई जाए। समाज का आरोप है कि एनकाउंटर गलत हुआ है और इसमें शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही करनाल विधायक के कथित आपत्तिजनक बयान को लेकर भी उनके इस्तीफे की मांग की गई। रोड महासभा के प्रधान बलकार सिंह ने कहा कि समाज शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने सरकार पर माहौल खराब करने की कोशिश का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं हुआ तो आगे आंदोलन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी खुद सरकार की होगी। ऐसी कोई हमने मांग नहीं करी जो सरकार के कोई सरकार उसको पूरा नहीं कर सकती। जिसने गुनाह किया उसको सजा मिले, जिसने आपत्तिजनक बयान दिए हैं वो इस्तीफे दे और उसके साथ साथ इंक्वायरी हो पूरी। जहाँ तक ये जो हमने 3 मांगे मुख्य रूप से रखी हैं, स्थानीय विधायक इस्तीफा दे, CBI की जांच हो और पुलिस में जो भी दोषी हो पुलिस विभाग का जिसने इस एनकाउंटर के अंदर पूरी की पूरी भूमिका निभाई हो उनका ट्रांसफर किया जाए। आज के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बन रही GTC न्यूज़ के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।